प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अध्याय 1 जीव जगत का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, पाठ 1 का नाम है जीव जगत। जीव जगत, जीव यानी ऐसा कुछ जिसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण हो जो उनको निर्जीव से अलग करें। अब ये लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, जीव के कुछ मुख्य लक्षण होंगे, जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना, अनुकूलन की क्रिया, और इसके अलावा उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना और उद्गमन इत्यादि। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम किसी को जीव की श्रेणी में रखते हैं। जीव, ठीक है। देखिए, जीव, जब पहला इसमें हमने बात की थी वृद्धि। देखिए, इसमें बताया कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। अब वृद्धि से मतलब क्या हो सकता है कि जीव के भार में वृद्धि हो, उनकी संख्या में वृद्धि हो। इसके अलावा जो कुछ बहुकोश के जीव होते हैं उनमें कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि है जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन के द्वारा ही चलती रहती है, जबकि जो प्राणी होते हैं, प्राणी में ये वृद्धि कुछ निश्चित आयु तक ही होती है। पौधे और जीव एक ही श्रेणी में आएंगे, लेकिन पौधे और जंतु, प्राणी, ये थोड़ा अलग हो जाएगा। पौधे और जंतु में अंतर आप समझ सकते हैं। पौधे अलग स्पष्ट रूप से दिखाते हैं तो उनके कुछ अपने लक्षण होते हैं और जंतुओं के अपने लक्षण होते हैं। तो ये जो कुछ है वृद्धि के बारे में बताया। इसके बाद जो अगला है वो बताया कि कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे कुछ जीव जो हैं अलैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन कर रहे हैं और अपनी संख्या में गुणन द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके बाद जैसे एक बताया है प्लेन एरिया, इसमें पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त या जीवित कर लेता है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये सब वृद्धि के अंतर्गत ही आ रहा है। और जो फंजाई है, तंतुमय शैवाल, मांस इत्यादि, ये सब विखंडन विधि द्वारा गुणन कर रहे हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। और एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल या अमीबा, तो ये भी अपनी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो क्या है मेन बात यह है, जो जीवों में वृद्धि होगी वो कोशिका की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने तक को हम वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन स्पष्ट नहीं है वृद्धि के बारे में भी कि जैसे जब जीव वृद्धि कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि कुछ ऐसे जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर, बंधे कामगार मधुमक्खी, अनुवर मानव युगल इत्यादि। मतलब ऐसे लोग ये जो हैं इनके अंदर वृद्धि हो नहीं रही है, या ये वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, अपनी संख्या में जनन नहीं कर पा रहे हैं ये। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो जनन है वो समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। किसका? जीवों का। मतलब यदि कोई जीव जनन नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी सभी जीव हैं वो सभी जनन करते हैं, या जो जनन करते हैं वही सजीव है। मतलब जनन को हम एक इनका मुख्य कैरेक्टर नहीं मान सकते। इसके बाद जो उनका दूसरा लक्षण है वो उपापचय है। इसमें क्या क्या कि सभी जीव रसायनों के बने होते हैं। रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप आदि इत्यादि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते रहते हैं और उनका निर्माण करते हैं। अब ये जो हो रहे हैं, क्या उपापचय की क्रिया हो रही है। उपापचय की क्रिया में जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। देखिए, इसमें लिखिए हजारों सभी जीवों में, चाहे वे बहुकोशिकीय हों, एक कोशिकीय हों, इनमें उपापचय क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। उपचय और अपचय को मिलाकर बनता है उपापचय, ठीक है। तो सभी पौधे, प्राणियों, कवकों, फंजाई इत्यादि सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक बात और कही गई है कि जो उपापचय क्रियाएं हैं वो निरपवाद या निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। तो इसमें क्या बताना चाह रही है
कि जो हमारे जीव हैं उनके अंदर जो उपापचय क्रिया हो रही है, कोशिकाओं में हो रही है या शरीर में कहीं भी हो रही है उपापचय क्रियाएं, तो इसको हम एक स्पष्ट रूप से उसको सजीव का लक्षण मान सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको बताया गया है पर्यावरण के प्रति उद्दीपन या अपने आसपास का जो उसके वातावरण होगा उसके प्रति उद्दीपन। ये कुछ भी हो सकता है, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से या जैविक रूप से हो। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होना, मतलब जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई है या गर्मियाँ हैं तो हमें मौसम के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं मीन्स कि हम उसके अनुसार अपना रहन सहन बदल लेते हैं। जैसे कपड़े वगैरह हम गर्म सर्दियों में पहनने शुरू कर देते हैं, जबकि गर्मियों में हम गर्मियों के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो ये अनुकूलन एक बहुत सामान्य उदाहरण है। अब जैसे हमारे जो संवेदी अंग होंगे उनसे हम पर्यावरण के प्रति अवगत होते हैं। पौधे हैं, प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों के प्रदूषकों आदि इत्यादि के प्रति अपनी अनुक्रिया दिखाते हैं। जैसे पौधे हैं, सामान्य तौर पे क्या देखा जाता है कि पौधे प्रकाशानुवर्ती होते हैं, अर्थात जिधर प्रकाश सूर्य का प्रकाश आ रहा हो उधर को वो गति करेंगे यदि उन्हें किसी अंधेरे कमरे में रखा जाए तो। उन्हें सिंपल पानी की बात है, पानी उन्हें दिया जाएगा तो वो स्पष्ट अपनी वृद्धि कर पाएंगे, या अगर पानी की कमी रहेगी तो वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या होते हैं? उद्दीपन के प्रति हमारी अनुक्रिया होती है। अब जैसे मानव है, मानव के विषय में चर्चा करें तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया या संवेदना जो है वो बहुत ही थोड़ा टिपिकल विषय हो जाता है। इसके बारे में बात करना वो इसलिए हो जाता है क्योंकि सामान्य तौर पे हम किसी ने हमें कुछ कहा तो हमें उद्दीप्त किया तो हम उसके उद्दीपन के प्रति अपनी अनुक्रिया देते हैं और कुछ बोलते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक कोई प्रश्न पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे तो प्रश्न पूछना एक तरह से उद्दीपन हो गया। और या यूँ कहें कि अगर आप जवाब देंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, तो वो आपको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा, तो वो एक तरह से उद्दीपन हो गया। और उसके प्रति अनुक्रिया आप क्या करेंगे कि आप और मेहनत करेंगे और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये एक सामान्य बात हो गई। इसमें मैंने क्या बताया कि कोई रोगी है और अस्पताल में वो अचेत यानी बेहोश होकर लेटा हुआ है, उसके हृदय को और फुफ्फुस को चालू करने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। मतलब वो भी मरा नहीं है, वो हॉस्पिटल में लेटा है, वेंटिलेटर पे है और वो मशीनों के द्वारा वो जीवित हुआ है। मतलब उसका हृदय और फुफ्फुस को यानी उसकी श्वसन क्रिया को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अब वो लेटा है, अब उसके में कोई संवेदना नहीं है, कुछ नहीं है, तब उसे आप सजीव मानेंगे या निर्जीव, उसे क्या कहेंगे? ये एक प्रश्न बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो देखा जाए कि भाई अभी वो जब तक मरा नहीं है तब तक तो जीवित है ही, इसलिए जीवित की श्रेणी में आएगा। लेकिन अब उद्दीपन के प्रति यानी उद्दीपन के कारण उसमें कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होगी, ये बात इसमें ये समझाना चाह रहे हैं। तो जो सजीव भी है वो उनके अंदर उद्दीपन की क्रिया होती है। इसके बाद है जीव जगत में विविधता। विविधता से मतलब होता है अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों का होना। जिसके हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारा जीवन जो है वो जैव विविधता फैली हुई है। जीवन में देखिए जैसे गमले में उगने वाले पौधे, छोटे छोटे कीट, पक्षी, पालतू अन्य प्राणी, पौधे इत्यादि बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जब आप देखेंगे तो आप अवलोकन करेंगे अपने आसपास के क्षेत्र का तो आपको बहुत सारे उसमें जीव दिखाई देंगे, बहुत अलग अलग तरह के जीव दिखाई देंगे। तो इस अलग अलग तरह को होना ही हम जैव विविधता कहते हैं। ये बताया गया है कि अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जैव विविधता कितनी अधिक मात्रा में है। ऐसा भी नहीं है कि अब ये यहाँ पे आके रुक जाएगी संख्या, लगातार जैसे खोज चलती रहेगी तो हो सकता है हमें और नए जीवों का पता चलता रहे। अब जब बहुत सारी तरह के जीव हमारे आसपास के वातावरण में हैं तो इन सब का अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनके बारे में उनके नाम याद करना भी बहुत ही समस्या वाला होता है। और ऐसा भी हो जाता है कि एक जीव एक स्थान पर किसी और नाम से बुलाया जा रहा है, दूसरी जगह पर दूसरे नाम से बुलाया जाएगा। जीव एक ही है, जबकि जीव एक ही है और उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए एक विचार किया गया कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम हो या होता है, मतलब ऐसा हो कि उसका एक निश्चित नाम हो और जिससे उसी नाम से वो सारे विश्व में जाना जाए। तो इस प्रक्रिया को हम नाम पद्धति कहते हैं। किस प्रक्रिया को? कि जिसमें जीव को एक मानक नाम दिया जाए। जीव को एक मानक नाम क्या? मानक नाम मतलब कि वो पूरे विश्व में सिर्फ उसी नाम से जाना जाएगा। यदि हम उसका नाम, जो भी नाम है उसका वो नाम लेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं उसको उस नाम से वो पहचान पाएँ, उसका कोई दूसरा अन्य नाम ना हो।
तो यही है कि जब जीव का वर्णन सही होगा और तभी हम उसके आधार पर उसको सही से हम पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इस अध्ययन को सरल करने के लिए, जीवों के बारे में अध्ययन को सरल करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति बनाई है। ठीक है, जैसे पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी हैं, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN ने दिया है। मतलब जो पौधे हैं उनको नाम कौन देगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद जो प्राणी वर्गीकृत हैं, इन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है। पौधे वालों ने अलग बनाया है और जंतु वालों ने अलग बनाया है। अब उनके इसका नाम क्या है? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर पौधों के लिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जंतुओं के लिए। ठीक है, अब ये इनका क्या काम है कि यह वैज्ञानिक नाम, जो ये नाम देंगे ICBN और ICZN, जो भी नाम देंगे उसको वैज्ञानिक नाम या मानक नाम हम कह सकते हैं। यहाँ कहीं लिखा था अभी मानक नाम, चलो जो भी जहाँ भी है। तो इसकी गारंटी यह है कि प्रत्येक जीव का नाम सेम रहेगा, पूरे विश्व में कहीं भी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्या लिखा है कि यह सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो, मतलब जिसके बारे में पता है और दो के नाम हमने सेम कर दिया तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए कुछ नियमों का वो पालन करते हैं मानक नाम देने के लिए। तो सबसे पहला जो द्विनाम पद्धति है, इसमें आएगा एक वंश नाम जीव का और दूसरा उसका जाति संकेत पद। यानी द्विनाम पद्धति में दो शब्द होंगे, जो पहला शब्द होगा वो वंश नाम को दिखाएगा और जो दूसरा शब्द होगा वो जाति संकेत पद यानी जाति को वो प्रदर्शित करेगा। तो वह प्रणाली जिसमें जीव के नाम के दो घटक होते हैं उसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। एक जीव के वैज्ञानिक नाम में दो शब्द आएंगे तो उसे हम द्विनाम पद्धति कहेंगे। इस प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था, यानी कैरोलस लीनियस ने इस पद्धति को सबसे पहले बताया था। अब इसी प्रकार से सारे विश्व में जीवों का नाम रखा जा रहा है। जैसे अब इसमें आगे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि वैज्ञानिक नाम कैसे देते हैं। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ये किसमें है? द्विपद में। द्विपद यानी दो पदों में, एक पद वंश नाम का और एक पद जाति नाम का। इसमें जो मैंजीफेरा है वो वंश का नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज यानी कि जाति, स्पीसीज मतलब जाति है। ठीक है, अब इस नाम पद्धति के कुछ सार्वजनिक नियम है, मतलब कोई नाम जो उन्होंने दिया है वो कुछ नियमों के अंतर्गत आधार पर दिया है। तो क्या क्या नियम होते हैं द्विनाम पद्धति के किसी जीव को नाम देने के? सबसे पहले ये जो जितने भी नाम होंगे वो लैटिन भाषा में होंगे और तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे। भाषा कौन से प्रयुक्त होगी? लैटिन भाषा। और शब्द कौन से प्रयोग होंगे? तिरछे अक्षरों में, शब्द नहीं अक्षर, तिरछे अक्षरों में इनको हम प्रयोग करेंगे लिखते हुए। ठीक, दूसरा बताया जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होगा जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होगा। दो शब्दों का नाम होगा, पहले में उसका वंश बताया जाएगा और दूसरे में उसकी जाति बताई जाएगी। ठीक है, जब जैविक नाम आपको हाथ से लिखना है तो या तो इनको अंडरलाइन करें या थोड़ा सा आप उनको तिरछा लिखें। जैसे हम सीधा सीधा लिखते हैं तो सीधे बजाय थोड़ा उनको टेढ़ा करके हम लिखें। चौथा बताया पहला अक्षर जो वंश नाम है वो उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैसा होगा? बड़ा। वंश नाम का सबसे पहला अक्षर बड़ा होगा जबकि जाति का पहला अक्षर छोटा ही होगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है तो इसमें जो मैंजीफेरा का जो एम बनेगा वो कैपिटल लेटर में बनेगा जबकि इंडिका का आई स्मॉल लेटर में बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा बहुत ऐसा है कि जैसे क्या होता है कि जो जैविक नाम जिसने दिया है उसके अंत में उसके लेखक का नाम हम लिख देते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है तो उसके ब्रैकेट में लिन लिखा है। मैंजीफेरिया इंडिका कोई भी वैज्ञानिक नाम हो उसके ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हो तो वो करेगा प्रदर्शित कि इस नाम के जीव विज्ञानी ने दिया है। मतलब मैंजीफेरा इंडिका अगर लिखा है उसके ब्रैकेट में लिन है, अंदर ब्रैकेट में लिन लिखा है तो लिन से बनेगा लीनियस। तो सबसे पहले इस स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था। यहाँ भी जिस भी साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा शॉर्ट नेम तो वो उससे जुड़ा हुआ है कि ये नाम इन्होंने दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब
बहुत सारी जो जैव विविधता है उसके कारण क्या है कि सभी जीवों के बारे में सारी बातें ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, असंभव हो जाता है, लगभग लगभग क्या होता है, असंभव हो जाता है। इसलिए संभव करने के लिए सभी जीवों के बारे में पता हो तो एक प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ी, तो उस प्रक्रिया को नाम दिया गया वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पृथ्वी पर उपस्थित जीवों को या जैव विविधता को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, उनके कुछ सरलता से दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण के अंतर्गत हम जीवों को उनके दिखाई दे सकने वाले कुछ सरलतम लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, उन्हें विशिष्ट वर्गों में रखते हैं लक्षणों के आधार पर। जैसे हम उदाहरण समझें कि पौधे और प्राणी, इसके बाद बिल्ली, कुत्ता, कीट इत्यादि को हम सरलता से पहचान लेते हैं। हमने कहा पौधे, आपके दिमाग में आगे छवि बन गई, कुत्ता बोला तो कुत्ते की छवि बन गई, बिल्ली बोला तो बिल्ली की छवि बन गई। मतलब उनके कुछ स्पष्ट दृश्य वाले लक्षण जिन्हें आप देख सकते हो, उन्हें देखने के आधार पर उनको आपने कुत्ते को कुत्ते कैटेगरी में, बिल्ली को बिल्ली कैटेगरी में, पौधे को पौधे की कैटेगरी में आपने डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि आपने उन्हें देखा हुआ है। तो आप उनके अंदर अंतर कर सकते हैं। ये अंतर करना ही वर्गीकरण एक तरह से कहलाता है। इसके बाद जैसे कोई हम बात करें कि हमें स्तनधारी कहना है, हमने कहा कि स्तनधारी, वो स्तनधारी जीव है। तो जब स्तनधारी शब्द का प्रयोग होगा तो हमारे दिमाग में ऐसे जंतु की छवि बनेगी जिसके कान आपको बाहर दिखाई दें, मतलब शरीर के बाहर कान दिखाई दें, शरीर पर बाल हों, ठीक है। तो ऐसे ये जो लक्षण है स्तनधारी में आएंगे। इस प्रकार जब हम पौधे के बारे में बात करें, बोला गेहूँ, तो आपके दिमाग में गेहूँ का पौधा आएगा। हमने बोला धान, तो आपके दिमाग में धान का पौधा आएगा। अब हम बोल दे फिर कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु, मतलब जो भी नाम हम लेंगे तो वो आपकी दिमाग में उसकी छवि एक बनती जाएगी। तो ये क्या है, ये हमने एक सुविधाजनक अपने अनुसार एक वर्ग बनाए हुए हैं कि कुत्ते के लक्षण, जितने भी तरह के कुत्ते हैं, इन्हें कुत्ता ही की तरह का है, जो हम अलग अलग प्रजातियों के कुत्ते हैं, जातियों के। तो लेकिन हम जब कुत्ता बोला तो एक कुत्ते की छवि आई, उसमें हाथी की नहीं आ गई या बिल्ली की नहीं आ गई। लेकिन अब आगे उसको और देखें तो कुत्ते की अलग अलग जातियां हैं। जिस प्रकार हमने गेहूं बोला तो गेहूं के पौधा आपके दिमाग में आया, तो फिर गेहूं का पौधा है, उसकी जाति नहीं आई। जाति भी फिर गेहूं की अलग अलग है, धान की भी अलग है, गन्ने की भी अलग है, आलू की भी अलग है, मतलब सबकी जातियां तो अलग अलग है। लेकिन जब शब्द बोलते हैं गेहूं, धान, आलू, तो वो एक पौधे की एक या जानवर की एक इमेज आपके दिमाग में आती है। तो ये इसमें कहते हैं कि ये जो हमने वर्ग बना दिए कि कुत्ता, लेकिन कुत्ते की जाति के बारे में बात नहीं हो रही, कुत्ते हर तरह के कुत्ते, बिल्ली हर तरह की बिल्लियाँ, गेहूँ हर तरह का गेहूँ, धान हर प्रजाति का धान। तो ये जो एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया, जैसे कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, तो ये इन सब को हम एक वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं टैक्सा। क्या बोलते हैं? टैक्सा। टैक्सा मतलब आप समझिए कि एक ऐसा वर्ग हो गया जिसके अंदर उससे संबंधित बहुत सारी अन्य प्रजातियां या जातियां भी होती हैं, ठीक है। स्तनधारी जैसे बोला, अब स्तनधारी में मानव आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, तो लेकिन ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? टैक्सा के अंतर्गत ये आएंगे। टैक्सा किसका होगा? स्तनधारी, ठीक है। टैक्सा आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें आगे बताया है कि बहुत सारी जो विभिन्न प्रकार की जो जीव हैं उनके बारे में जानने और उनकी विविधता सहित हमें उनके बारे में मतलब पता होना चाहिए। तो उसको हमें अध्ययन में हमने रुचि ली है। जीव विज्ञानियों ने इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ली है। तो इसका अध्ययन वो करते हैं किसके अंतर्गत? वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत वो इसका अध्ययन करते हैं। तो वर्गीकरण किया, जीवों का जैव विविधता का वर्गीकरण किया, उसके वर्गीकरण करने की इस पूरी प्रक्रिया को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स जो शब्द है, सिस्टेमैटिक्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा से बना है, जिसमें सिस्टेम का अर्थ है सिस्टम से, यानी कि नियमित व्यवस्था, ठीक है। यह के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। जो हमारे वैज्ञानिक थे वो कैरोलस लीनियस, उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम रखा था उन्होंने सिस्टेमा नेचर, यानी वर्गीकरण का एक क्रम से, वर्गीकरण या क्रम से प्रकृति का अध्ययन। इसके बाद इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग में बहुत सारे अलग अलग हमारे स्टेप होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप,
वर्गीय समूह चित्र नंबर 1.1 में बताया है। ये पूरा का पूरा इतना हमारा क्या है, वर्गीय संवर्ग है। इसमें सबसे पहले सबसे नीचे वाले पायदान पे आएगी जाति, इसके बाद वंश, फिर फैमिली, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ और फिर जगत। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, ये हमारा पूरा क्या है, एक वर्गीय संवर्ग है। इस पूरे को हम वर्गीय संवर्ग कहेंगे, यानी इन्हीं के अंतर्गत हम किसी जीव को उसका वर्गीकरण, जीव का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले उसका जगत देखा जाएगा, उसके बाद फिर उसका फाइलम, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर और जाति, लास्ट में उसकी हम जाति देखते हैं। ठीक है, ये वर्गीय पूरा संवर्ग इसके बारे में बताया गया है। और जाति समझ लेते हैं। जाति में जिस जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज या जाति कहते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंजीफेरा इंडिका यानी आम, सोलोनम ट्यूबिरोसम आलू, पैंथ्रालियो शेर, इनके हम उदाहरण ले रहे हैं और इसके आधार पर इनको हम समझाएंगे। ये तीनों नाम जो हैं वो जाति संकेत पद हैं। मतलब इनका जो जाति संकेत पद है उसमें इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो ये आपको कॉमन दिखाई देंगे। तो ये जो है इंडिका, ये ट्यूबिरोसम और लियो, ये क्या है, ये जाति संकेत पद हैं। जबकि इनका जो पहला नाम है मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथरा, ये इनके वंश के नाम हैं। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो इंडिका है, तो इंडिका में सिर्फ एक तरह का आम नहीं होगा, बहुत सारे तरह की ये जो आम होंगे, वो भारत के जितने भी आम होंगे वो सब इंडिका के अंतर्गत काउंट होंगे और उनका नाम मैंजीफेरा इंडिका ही रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो कुछ ऐसा है जैसे कि एक मानव है, मानव के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। इसमें क्या है कि जो मनुष्य है वो होमो उसमें आएगा और सैपियंस उसकी जाति आएगी। ठीक है, होमो क्या आ जाएगा, वंश, वो चाहे कहीं का भी वो होमो उसमें रहेगा और सैपियंस के बाद उसकी जाति आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं वंश की। वंश के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मतलब जाति से ऊपर वाला स्टेप, जैसे शेर को ले लीजिए, आम को ले लीजिए, कोई शेर है भाई, भारत का शेर है या अफ्रीका का शेर है, तो उसका जो वंश रहेगा वो हमेशा पैंथरा ही रहेगा और उसके फिर उसकी जहाँ का वो है उसके अनुसार उसकी जाति वो बदल जाएगी। जैसे अब आम है तो आम वो चाहे भारत का हो, चाहे विदेश का हो या बाहर का कहीं का भी हो, तो उसकी जो वंश नाम रहेगा वो सदैव मैंजीफेरा ही रहेगा। इसके बाद कुल है, कुल वंश के बाद आएगा और कुल में हम पढ़ेंगे आगे। तो कुल जो होता है उसमें क्या होगा कि जो हमारा वंश है, वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करेगा, यानी जो स्पीसीज हैं उसके अंतर्गत जितनी जातियां आएंगी उनके अंदर लक्षण बहुत ज़्यादा समान होंगे। उसके बाद उन लक्षणों को छांट के जो अगला हमारा वर्ग बनेगा वो बनेगा वंश का, यानी वंश में लक्षणों की समानता और कम हो जाएगी। उसके बाद वंश में से कुछ और लक्षणों को छांट दिया जाएगा, उसके बाद बनेगा कुल, यानी वंश के बाद क्या आएगा कुल। कुल में लक्षणों की संख्या और समान लक्षणों की संख्या और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे उसने बताया कि जो शेर, बाघ हैं ये सब पैंथरा वंश से आते हैं, लेकिन इन सबको बिल्ली के साथ फेलिस, जो बिल्ली का वंश है, के साथ फेलिडी कुल में रखा गया। मतलब शेर, बाघ, चीता और बिल्ली तीनों का, इनका कुल सबका एक ही है। वंश इनका अलग हो सकता है, शेर और चीते का वंश एक है जबकि बिल्ली का वंश अलग हो जाएगा, जबकि कुल इनका सेम रहेगा। और किस में रखे गए हैं, फेलिडी कुल में रखे गए हैं। ठीक है, मतलब क्या समझ रहे कि स्पीसीज में बहुत सारे लक्षण समान हैं, वंश में थोड़े कम लक्षण समान है, कुल में और लक्षण समान है, तो गण में आके और कम लक्षण जो है वो समान रह जाएंगे, कम लक्षण समान होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे इसमें क्या बताया गण में। इसमें बताया कि जो लक्षण होते हैं जो कुल से छटकर आए हैं आगे, यानी कुल के लक्षणों को हटा दिया, उसके बाद जो और कम समान लक्षण बने उसके बाद उनके जो गण हैं, गणों के धर्म को समान रखा जाएगा। इसी तरह वर्ग में, अब वर्ग में और ज़्यादा लक्षण जो है समान वाले वो कम हो जाएंगे। जैसे बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन प्राइमेट वर्ग में आते हैं, जबकि कार्निवोर में बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वर्ग में और ज़्यादा समान लक्षण कम होते जा रहे हैं। बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन ये अलग दिखाई देंगे आपको, बाघ, बिल्ली, कुत्ता इनके लक्षण अलग दिखाई देंगे। इसके बाद संघ है, संघ में और भी ज़्यादा लक्षण
कम हो जाते हैं। जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। अब मछली समझेंगे आप तो मछली सिर्फ पानी में रहती है, उभयचर दोनों जगह रहते हैं, सरीसृप पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, स्तनधारी के बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। तो मतलब लक्षण समान लक्षण क्या होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। इसके बाद और देख लीजिए जैसे पृष्ठ ऋज्जु और पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र इत्यादि, यानी कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित है और नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं है के आधार पर संघ का वर्गीकरण किया गया। मतलब समान लक्षण और कम होते जा रहे हैं। इसके बाद आता है सबसे ऊपर हमारा किंगडम। किंगडम मतलब जगत। जगत के अंदर फिर वही दो मुख्य इसके भाग होते हैं, पादप जगत और जंतु जगत, यानी कि एनिमेलिया। तो सिर्फ इसके दो ही भाग हैं, जंतु जगत और वनस्पति जगत। तो यहाँ पे लक्षण सिर्फ एक आधार पर रहेगी, जंतुओं के अलग लक्षण है और पौधों के अलग लक्षण है, लेकिन दोनों जीव जगत में ये आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस हो गया कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ठीक, इसके बाद आगे जो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आती है हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है? देखिए, हर्बेरियम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो हमारे पौधे हैं उनके नमूनों को सुखाकर कागज की शीट पर चिपकाकर साफ सुथरे तरीके से हम उसको रखते हैं आगे उनके नमूने, ताकि हम भविष्य में हम देख सके। तो ये हर्बेरियम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान में क्या होता है कि विशिष्ट पौधों को, उनकी स्पीसीज को, ताकि वो आगे भविष्य में उनके बारे में अध्ययन हो सके, तो उनके आधार पर उनको एक गार्डन बनाकर उसके अंदर उसको उगाया जाता है। उनको लेबल्ड किया जाता है पूरा वर्गीकरण के आधार पर कि ये इस जगत का है, या इस संघ का है, इस वर्ग का, इस गण का, इस कुल का, इस जाति का, इस वंश का, सब इसके बारे में सूचनाएं लिखी रहती हैं। वनस्पति उद्यान में पौधों को रखा जाता है। संग्रहालय। संग्रहालय मतलब संग्रहित करके रखना, पौधे हों या प्राणी हों, उनके नमूनों को हम स्टोर करके, जो अब हैं और भविष्य में ना हो ऐसे कुछ संभावना बनी, तो उसके लिए हम उनको एक सैंपल के तौर पे मरे हुए जो मर चुके हैं उनको हम रखते हैं। इसके बाद है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। चिड़ियाघर तो आपसे भी देखा होगा, चिड़ियाघर में अलग अलग जगह से जीवों को एक जगह पर लाकर रखा जाता है, उनके आवास के अनुसार। ऐसा प्रयास करते हैं कि जहाँ जिस प्राकृतिक आवास हैं ऐसा ही आवास इनको प्रदान किया जाए और ये यहाँ पर सुरक्षित बने रहें, ताकि लोग और अन्य व्यक्ति या बच्चे वहाँ जाकर उनके बारे में सजीव रूप से उन्हें देख सके। जो नमूना होगा उसमें तो मृत होगा वो, लेकिन जो चिड़ियाघर होगा वहाँ पर वो जीवित आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद कुंजी अथवा चाबी है। ये भी एक सामग्री है, मतलब दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि पौधों को या जानवरों को किस प्रकार से हम देख सकते हैं, रख सकते हैं। इसकी हमारा अध्याय यहाँ पर फिर हमारा समाप्त हो जाता है। तो यह था हमारा अध्याय 1 कक्षा 11 जीव विज्ञान।